अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को। और यहां पर हम 11 नवंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिएगा और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी डेली करंट अफेयर का आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो वहां पर चेकआउट कीजिए आप एप्लीकेशन को। तब तक हम 11 नवंबर के करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। कॉप 30 समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? कॉप 30 या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर यह सबसे बड़ा सम्मेलन है, कॉप 30 समिट, है ना। कॉप की बैठक आयोजित की जाती है हर साल। इस साल कॉप 30 समिट का आयोजन किया जा रहा है ब्राजील के बेलम शहर में। तो ब्राजील में कॉप 30 समिट का इस साल आयोजन किया जा रहा है। यह शुरू हो चुका है 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ब्राजील के बेलम शहर में यह आयोजित की जा रही है। अच्छा, आयोजन कौन करवाता है, उद्देश्य क्या है? तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, वो सभी देश यहां पर मिलते हैं कॉप की बैठक में और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कैसे क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है, कार्बन उत्सर्जन को कैसे कंट्रोल करें, इन सभी मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स है वो डिस्कस करते हैं कॉप की बैठक में। आयोजन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे यूएनएफसीसीसी के नाम से जाना जाता है, यह आयोजन करवाती है। यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है, यह कॉप की बैठक का आयोजन करवाती है। इस बार यह 30वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम है कॉप 30। तो उद्देश्य समझ में आ गया। इसी बैठक को यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से जाना जाता है, कॉप शॉर्ट में कहा जाता है। तो इस साल इसकी 30वीं समिट है। आपको पता है लास्ट ईयर कॉप की 29 समिट का आयोजन किया गया था अजरबैजान के बाकू में। लास्ट ईयर 2024 में अजरबैजान के बाकू में कॉप 29 का आयोजन किया गया था। अगर हम पहली कॉप समिट की बात करें तो 1995 में पहली कॉप समिट आयोजित की गई थी जर्मनी में, पहली बार। तब से ऑलमोस्ट हर साल इसका आयोजन किया जा रहा है और इस बार ये कॉप 30 की बैठक है ब्राजील के बेलेम शहर में। यहां पर इंडिया को, चलिए ठीक है, आपको यह पता चल गया कि लोकेशन क्या है, आयोजन कहां पर है, कब से कब तक है और आयोजन कौन करवाता है। यहां पर इंडिया को एक फंड, एक तरीके का फंड यहां पर क्रिएट किया गया है। तो ऑब्जर्वर मेंबर इंडिया को बनाया गया है जिसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इसका ऑब्जर्वर मेंबर इंडिया को बनाया गया है। ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। देखिए, एक अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी की बात करें, एक प्रकार का ग्लोबल फंड है ताकि जो वृक्षारोपण किया जा सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जो उष्ण कटिबंधी और उप उष्ण कटिबंधी, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, इन रीजन में नॉर्मली फॉरेस्ट को बचाना, फिर से फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, वृक्षारोपण करना, इसके लिए फंडिंग दी जाएगी ऐसे देशों को जो कि ट्रॉपिकल रेंज में है या फिर सब ट्रॉपिकल रेंज में है। तो ऐसे देशों को, ऐसे क्षेत्रों में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। एक फंड क्रिएट किया गया है जिसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कॉप 28 की बैठक में। यह 2023 में हुई थी दुबई में, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर अजरबैजान में हो चुकी है। अब कॉप 30 की बैठक में इस फैसिलिटी या फंड को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इंडिया इसका ऑब्जर्वर मेंबर बना है। अब ये जो फैसिलिटी है या जो फंड है, इसके माध्यम से 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड इकट्ठा किया जाएगा। ग्लोबल साउथ में इन्वेस्ट किया जाएगा, है ना। मैंने आपको रीजन बता दिया किन रीजन के देशों में इन्वेस्ट किया जाएगा। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन क्षेत्रों में जो देश होंगे उनको फंडिंग दी जाएगी। तो ये बेसिक सा फैक्ट है। हमारा क्वेश्चन वैसे कॉप 30 की बैठक से है। तो इसका आयोजन कहां किया गया है? ब्राजील में। ब्राजील में इसका आयोजन किया गया है। सबसे पहली कॉप समिट जर्मनी के बर्लिन में 1995। कॉप 29 समिट लास्ट ईयर अजरबैजान के बाकू में 2024 में। डन। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाए। भारत की कौन सी सिटी एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025
में शीर्ष स्थान पर रही है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है पर इंटरेस्टिंग है। एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी, ये एक लोगों से राय के आधार पर एक सर्वे तैयार किया गया है, ठीक है। इसके आधार पर एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी 2025 अनाउंस की गई है भारत का मुंबई, ठीक है। मुंबई को एक रैंक है ये तैयार करता है टाइम आउट। टाइम आउट एक मीडिया कंपनी है, मीडिया समूह है ब्रिटेन का, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारी सिटीज को रैंक करता है, उनकी लाइफ स्टाइल, लोग कितने ज्यादा खुश हैं, कितने ज्यादा संतुष्ट हैं, तो एक सर्वे किया जाता है और इसके आधार पर टाइम आउट इस रैंकिंग को तैयार करता है। सिटी लाइफ इंडेक्स से, या तो सिटी लाइफ इंडेक्स आप इसको बोल सकते हैं, या फिर एशिया हैप्पीएस्ट सिटी इंडेक्स भी इस नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें सबसे खुशहाल जो सिटी घोषित की गई ना, वो घोषित की गई है भारत का मुंबई, महाराष्ट्र में। ओके, इंडेक्स में एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी की लिस्ट जारी की जाती है। सबसे ऊपर तो मुंबई हो गया इंडिया का, सेकंड पर चाइना का बीजिंग रखा गया है, और थर्ड पर चाइना का ही शंघाई शहर इस लिस्ट में रखा गया है। पहले नंबर पर है भारत का मुंबई शहर। तो टाइम आउट ब्रिटिश मीडिया समूह कंपनी 1968 में स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है इंग्लैंड के लंदन में। आगे चलें। एक्सरसाइज मालाबार 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? क्वाड देशों के मध्य में एक्सरसाइज मालाबार का आयोजन किया जाता है। पहला बेसिक फैक्ट तो आप ये याद रखिए, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अक्सर हमने एग्जाम में देखे भी है। तो याद रखिएगा, एक्सरसाइज मालाबार किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? क्वाड के 4 मेंबर कंट्री, अभी हम बात करेंगे, उनके बीच में आयोजित की जाती है एक्सरसाइज मालाबार। 2025 में इसका आयोजन किया जा रहा है ग्वाम आइलैंड पर। किसका है ये? ग्वाम आइलैंड यूएसए के अंडर में। अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं ना, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है ग्वाम आइलैंड। यहां पर मैप होगा, ये फिलीपींस है। ओके, ये फिलीपींस। अगर आप थोड़ा सा इधर आएंगे, ये इंडोनेशिया, ये पपुआ न्यू गिनी, इसके दक्षिण में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया है। पपुआ न्यू गिनी के उत्तर में अगर आप जाते हैं तो आपको वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है ग्वाम नाम का आइलैंड। ये वर्तमान में यूएसए के कंट्रोल में, ठीक है। तो यूएसए के ग्वाम आइलैंड पर एक्सरसाइज मालाबार का आयोजन किया जा रहा है 10 से लेकर 18 नवंबर तक। ओवरसीज टेरिटरी है यूएसए की वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ग्वाम। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता, याद रखना, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वाड की मेंबर कंट्रीज, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 देश है जो कि क्वाड की मेंबर कंट्री है। क्या है ना कि कभी पैसिफिक ओशियन में और दक्षिण चीन सागर, इंडियन ओशियन में जो चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है ना, चीन की मोनोपोली और दबदबे को खत्म करने के लिए एक संगठन बनाया जाता है क्वाड नाम का। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसकी मेंबर कंट्री। आप कमेंट में बताना कि क्वाड का गठन कब किया गया था, कमेंट करो, ठीक है। तो क्वाड देशों के मध्य में आयोजित की जाती है एक्सरसाइज मालाबार। अब यहां पर जब गुआम में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इंडिया की ओर से आईएनएस सह्याद्री को हमने भेजा है पार्टिसिपेट करने के लिए। एक तरीके की नेवल एक्सरसाइज है, तो हमने भी आईएनएस सह्याद्री को भेजा है। 2 फेज में, हार्बर फेज और सी फेज में आयोजित की जाएगी एक्सरसाइज मालाबार। एक बहुराष्ट्रीय नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आपको पता है जब एक्सरसाइज मालाबार की शुरुआत की गई थी ना, तब ये इंडिया और यूएसए के बीच में ही आयोजित किया जाता था। शुरुआत इंडिया और यूएसए के द्वारा की गई थी 1992 में। आगे चलकर 2015 में जापान इससे जुड़ा और फिर फाइनली 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ा। पूरे क्वाड के देश मेंबर बन गए और जुड़ गए एक्सरसाइज मालाबार में। सभी चारों देशों के मध्य में, क्वाड देशों के मध्य में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना, इंडियन ओशियन और दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों में चीन की मोनोपोली को रोकना एक्सरसाइज मालाबार को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो आयोजन ग्वाम आइलैंड पर किया जा रहा है। किसका आइलैंड है? यूएसए का। कहां पर है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। डन। एक और एक्सरसाइज जो कि हमारे पूर्वोत्तर भारत में की जा रही है हमारी तीनों आर्म्ड फोर्स के द्वारा, जिसका नाम है जो हमारी एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहां पर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार का भी आयोजन किया जा रहा है। हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही यहां पर मिलकर जॉइंट
एक ऑपरेशन है, एक्सरसाइज है, ताकि तीनों हमारी सेना के मध्य में कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है किसी भी वॉर की कंडीशन में। तो इसके लिए एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार, ये भी अभी 11 तारीख को आज शुरू हो रही है और 15 नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की जा रही है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह एक हॉकी टूर्नामेंट है, हॉकी खेलों से संबंधित। एक जोहर कप भी है जो कि हॉकी खेलों से ही संबंधित है, और सुल्तान अजलान शाह भी एक हॉकी टूर्नामेंट है। अभी इस हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत होने वाली है इसी मंथ 23 से लेकर 30 नवंबर तक मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन किया जाएगा। मलेशिया में यह आयोजित होने वाला है, हॉकी कंपटीशन है, और इस बार 31वां एडिशन है सुल्तान अजलान शाह का। इंडिया की जो हॉकी टीम है ना, उसको लीड करेंगे संजय राणा, इंडियन मेंस टीम के यहां पर कैप्टन है। तो 23 से लेकर 30 नवंबर तक सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। 6 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी, होस्ट कंट्री है मलेशिया। आपको पता है इस बार ये 31वां एडिशन है सुल्तान अजलान शाह कप का। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1983 में, और सबसे सक्सेसफुल टीम की बात करें इस टूर्नामेंट में तो ये ऑस्ट्रेलिया रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब 10 बार अपने नाम किया, 10 बार जीत हासिल की। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट थे, इनको आप याद रखिएगा। देखिए आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी 100 आवर जीएस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। काफी बार पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। जीएस में अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो देखिए करंट अफेयर तो मैं आपको डेली पढ़ाता ही हूं। जीएस के सब्जेक्ट में अगर आपको हर्डल आते हैं तो आप 100 आवर जीएस के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर बहुत ही इजी ट्रिक, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको पूरे जीएस के सब्जेक्ट कवर करवाए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में 100 आवर जीएस कोर्स की आपको लिंक दे दी है मैंने, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन को तो चेकआउट कीजिएगा ही, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ वहां से ले लीजिए, मॉक टेस्ट काफी सारे फ्री वहां पर रहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए। ठीक है, आगे आएंगे। डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका का एक अवार्ड है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह है डेटन पीस प्राइज। अब ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी, और ये इस बार 2025 में दिया गया बहुत ही फेमस भारतीय मूल के लेखक जिनका नाम है सलमान रुश्दी। नाम सुना होगा सलमान रुश्दी का। एक टेरर अटैक भी इन पर हुआ था, है ना, इन पर एक हमला किया गया था, तो उसमें इनकी एक आंख भी डैमेज हो गई थी। तो डेटन पीस प्राइज 2025 के विनर की घोषणा कर दी गई। यूएसए का पहला और एकमात्र एनुअल लिटरेरी अवार्ड, एकमात्र और पहला यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो 3 अवार्ड यहां पर दिए जाते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन और लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का है। अब देखते हैं तीनों कैटेगरी में दिया किस किस को गया। तो फिक्शन कैटेगरी में कावी अकबर को यह अवार्ड दिया गया, है ना। मार्टर एक नॉवेल है इनका, इसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। फिर नॉन फिक्शनल विनर सुनील अमृत है, द बर्निंग अर्थ अ हिस्ट्री इनकी एक बुक है, रिलीज हुई थी कुछ समय पहले ही, तो इसके लिए दिया गया सुनील अमृत को। और फाइनली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सलमान रुश्दी को, यूएसए का एनुअल लिटरेरी अवार्ड डेटन पीस प्राइज। अच्छा, दिया किसे जाता है? तो देखिए ऐसी किताब को दिया जा सकता है कि जो कि दुनिया में पीस, सोशल जस्टिस, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, लोगों के बीच में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए, पीस स्थापित करने के लिए, सोशल जस्टिस को बढ़ाने के लिए बात करती हो। तो ऐसी किसी भी बुक को दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बुक इंग्लिश में लिखी गई हो और सबसे पहले यूएसए में ही वो पब्लिश हुई हो। तो ऐसी किसी बुक को डेटन पीस प्राइज दिया जा सकता है। 2006 में ये शुरू किया गया था। 10,000 अमेरिकी डॉलर हर कैटेगरी में अवार्ड राशि है। एक फाउंडेशन देता है, यहां पर अमेरिकी गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं देती है, एक फाउंडेशन देता है, डेटन लिटरेरी पीस प्राइज फाउंडेशन। तो ये देता है इस अवार्ड को 3 कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो सलमान रुश्दी को दिया गया। भारतीय मूल के एक लेखक है जिनके पास वर्तमान में यूके और यूएस की सिटीजनशिप है। इन्हें बुकर प्राइज 1981 में दिया जा चुका है और पेन पिंटर प्राइज 2014 में दिया जा चुका है सलमान रुश्दी को।
इनकी एक लेटेस्ट बुक जो कि इनके हमले जब हुआ था इन पर, तो उसके बाद इन्होंने लिखी है, हमले के बारे में ही इन्होंने बताया है, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। ये सलमान रुश्दी की ही किताब है। फिर द सैटेनिक वर्सेस 1988 में इंडिया में ये बैन थी, अभी इस पर से बैन हटाया गया है, तो ये भी एक बुक है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 में प्रकाशित हुई थी, शेम 1983 में प्रकाशित हुई थी। तो ये सारी बुक है सलमान रुश्दी की, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे आएंगे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण दिवस। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे हर साल मनाया जाता है 10 नवंबर को, और उद्देश्य आप सभी को पता है, पूरे वर्ल्ड में टीकाकरण के प्रति लोगों को अवेयर करना। क्योंकि देखिए पहले बहुत सारी डिसीज थी जो कि बचपन से बच्चों में को घेर लेती थी, काफी सारी है, पोलियो हो गई है ना, ऐसी काफी सारी डिसीज है जिसके लिए कॉशियस रखना जरूरी है और शुरुआत से ही उसकी वैक्सीन लेना बहुत जरूरी। अगर वो नहीं ली जाती है ना, इसलिए आपने देखा जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको समय समय पर टीके लगते हैं, है ना, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल तक, 18 साल तक भी लगता है, तो वो बीमारियों से बचने के लिए लगाए जाते हैं। तो ये टीकाकरण के कारण ही बच्चे जो है ना, वो आप देखना कि आप जो आ रहे हैं ना, वो दिव्यांगता से बच पा रहे हैं, क्योंकि टीकाकरण की फैसिलिटी पहले नहीं थी, तो दिव्यांग बच्चे ज्यादा होते थे, अब बच्चे दिव्यांगता से बचते हैं। माताओं को भी लगता है जब बच्चे गर्भ में होते हैं, तो इस तरीके से वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ होती है उसके लिए। तो वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे को आयोजित किए जाने का। 10 नवंबर को यह डे मनाया जाता है। 2012 में WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2012 में WHO ने इसे लॉन्च किया। 10 नवंबर को ही WHO के द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की पहली एनिवर्सरी भी मनाई गई थी अभी इसी साल। तो 2025 की थीम अगर हम देखें वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन की क्या है, तो इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल थीम रखी गई है 2025 में। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे की 10 नवंबर को यह मनाया जाता है। अब एक यहां पर प्रोग्राम की हमने बात की है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव है, दुनिया में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना गरीब देशों में, ये WHO का एक प्रोग्राम है जिसकी लॉन्च डेट 1974 है। तो इसकी जब पहली एनिवर्सरी थी ना, ये उसकी याद में भी देखा जाता है, और शुरुआत की गई थी 2012 में, ठीक है ना। इसके अलावा वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। हर साल अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है ना, वो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये लास्ट वीक 24 से लेकर 30 अप्रैल तक था, और वीक और डे की थीम सेम ही रहती, तो ये सेम ही थी। स्मार्ट एग्जाम ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? स्मार्ट एग्जाम एप्लीकेशन, इसे लॉन्च किया गया है, नाम से समझ में आ जाएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये असम राज्य से इसका मिलता जुलता नाम दिख रहा होगा आपको, स्मार्ट एग्जाम ऐप। तो असम सरकार ने एक एप्लीकेशन अपने राज्य में लॉन्च किया है, असम गवर्नमेंट ने, ताकि लोगों को और राज्य को डिजास्टर से बचाया जा सके, है ना। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे लोगों को पहले ही उनको चेतावनी जारी की जा सके, लोगों को किसी भी डिजास्टर के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जा सके। इसलिए असम गवर्नमेंट ने, असम राज्य ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, स्मार्ट एग्जाम ऐप। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे डेवलप किया गया, और उद्देश्य वही जो मैंने आपको बताया, असम में डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। देखिए एप्लीकेशन असम के लोगों को रियल टाइम डिजास्टर से रिलेटेड अपडेट देगा, अलर्ट जारी करेगा, और रिलीफ इंफॉर्मेशन क्या राज्य सरकार ने की है, क्या रिलीफ है, कैसे आप बच सकते हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी असम के व्यक्ति को इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। भूकंप आ जाता है ना, अगर कोई भी लैंडफॉल हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, कोई भी XYZ कोई सा भी डिजास्टर है, तो उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पहले ही अलर्ट दिया जा सकेगा ताकि लोग सही और सेफ प्लेस पर शिफ्ट हो सके। तो असम के लोगों के लिए पर्टिकुलरली असम के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है स्मार्ट एग्जाम ऐप, असम गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, ठीक है। असम की कैजुअली बात कर ले तो कैपिटल है दिसपुर, लक्ष्मण आचार्य गवर्नर हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के
सीएम है बीजेपी के। नेशनल पार्क असम में 7 हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क और राईमोना नेशनल पार्क। ये सारे के सारे असम में 7। असम में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985 में इससे दिया गया था दर्जा 1985 में। और एक चराईदेव मोईदाम जो कि असम में देखने को मिलते हैं, इससे अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। भारत की 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो काजीरंगा भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है असम की, और ये पहली है काजीरंगा 1985 में, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सेकेंड बनी है अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम की बनी है, ये कौन सी है, चराईदेव मोईदाम, ये भी असम में देखने को मिलती है। इसके अलावा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी असम में ही है, 1985 में इसे दर्जा दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो 3 है, आई थिंक इसको करेक्ट कीजिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, और तीसरी हो जाती है हमारे पास चराईदेव मोईदाम, असम के मैदान है जो कि राजाओं के जमाने से संबंधित है, ठीक है ना। असम की रामसर साइट में दीपोर बिल, रामसर साइट वेटलैंड, दीपोर बिल असम की एक वेटलैंड है जो कि रामसर साइट है, एकमात्र रामसर साइट असम की। अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी, इस बुक को लिखने का श्रेय 2 लोगों को दिया जाता है, देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम। तो इन दोनों ने मिलकर अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी नाम की बुक को लिखा है। अच्छा, भारत के डेवलपमेंट की हिस्ट्री को अपनी इस बुक में दोनों ऑथर ने बताया, ठीक है। तो देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम के द्वारा इस बुक को लिखा गया, हाल ही में लॉन्च किया गया। भारत के डेवलपमेंट हिस्ट्री के बारे में इस किताब में बताया गया, किस तरह से भारत ने इकोनॉमिकली डेवलप हुआ है इंडिया, किस प्रकार से सोशल वैल्यूज को साथ में रखते हुए इंडिया ने अपना विकास किया है ना वक्त के साथ। तो इस बारे में अपनी इस बुक में इन दोनों ऑथर ने लिखा है। अगर हम दोनों ऑथर की बात करें तो इसमें अरविंद सुब्रमण्यम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक एक की बात कर लेते हैं। देवेश कपूर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इन्होंने पढ़ा है, और इनके द्वारा पहले भी बुक्स लिखी गई है, जैसे डायस्पोरा डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, द डोमेस्टिक इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, ये इन्हीं की बुक है। द वर्ल्ड बैंक इट्स फर्स्ट हाफ सेंचुरी, ये भी देवेश कपूर की बुक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है अरविंद सुब्रमण्यम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमिस्ट और राइटर है, 2014 से 2018 तक भारत सरकार के 16वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, है ना। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया है। आईएमएफ में इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इनकी भी कुछ बुक इंडिया पर आई थी, जैसे इंडियाज टर्न, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन 2008 में। तो इस तरीके की बुकें अरविंद सुब्रमण्यम ने भी लिखी है। और अभी जो रिलीज की गई इनकी बुक अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी, तो इस बुक को इन दोनों ने मिलकर लिखा है। आगे चलें, आगे आइए। एनक्लेड के चेयरमैन का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया है। वर्तमान में एनक्लेड के चेयरमैन कौन है? एनक्लेड के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई 2026 तक के लिए। इस पद पर देखने को मिलते हैं जस्टिस अशोक भूषण। देखिए, ये संस्था इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके चेयरमैन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जस्टिस अशोक भूषण को एक बार फिर से नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्रिब्यूनल्स, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है एनक्लेड, है ना। तो एनक्लेड का चेयरमैन एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। 2021 में ये चेयरमैन बने थे और 2021 से इस पद को होल्ड कर रहे थे। अभी इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है इनके कार्यकाल को, ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा सा बढ़ाया गया, पूरा 1 साल भी नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 8 महीने 10 महीने के आसपास बढ़ाया गया। नेशनल कंपनी लॉ एप्लीएट ट्रिब्यूनल, इसकी बात करते हैं। कंपनी लॉ से जुड़े मुद्दों के लिए अप्लाई किया जा सकता है इस पर्टिकुलर संस्था में। देखिए होता क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ के लिए ट्रिब्यूनल है, यहां पर मामले जाते हैं कंपनी लॉ से संबंधित।
एक है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस पे भी कुछ विवाद जाते हैं बैंकरप्ट से संबंधित, तो यहां पर अपील की जा सकती है। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इनके जो डिसीजन होते हैं ना, इंडिविजुअल व्यक्ति यहां पर जाता है, फिर इनके डिसीजन को चुनौती दी जा सकती है, इनके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। यह है एक और संस्था जिसे कहा जाता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल। समझ में आया यहां पर किस चीज की अप्लाई की जाती है, एक प्रकार का कोर्ट की तरह ही ये काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी एक्ट 2013 के तहत एनक्लैड की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी 1 जून 2016 में। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, यही वर्तमान में है जस्टिस अशोक भूषण, और बाकी 3 जुडिशियल मेंबर होते हैं, 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं। 6 मेंबर नॉर्मली कंडीशन में होते हैं, लेकिन 11 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। ये प्रावधान है इसके कंपनी एक्ट 2013 में, जिसमें इसके गठन का प्रावधान। तो चेयरमैन कौन, क्वेश्चन हमारा ये था, जस्टिस अशोक भूषण इसके चेयरमैन है। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन है, दया प्रकाश सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दया प्रकाश सिन्हा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये लिटरेचर और थिएटर से संबंधित व्यक्ति है, दया प्रकाश सिन्हा। ठीक है, लिटरेचर और थिएटर। तो ऑथर भी रहे हैं, बहुत ही फेमस, सिविल सर्वेंट रहे, राइटर रहे हैं, ड्रामा में काफी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो थिएटर भी इन्होंने काफी सारा किया है। दया प्रकाश सिन्हा, इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश से आते हैं, आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। अगर हम इनके अवार्ड में देखें तो इनको 2020 में पद्मश्री दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 में दिया जा चुका है, और इसके अलावा छोटे मोटे काफी सारे अवार्ड इनको मिले हुए हैं। सबसे बड़ा है पद्मश्री 2020 में। ठीक है, सम्राट अशोक, सिद्धियान कथा, एक कंस की इतिहास चक्र, ये सारी बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। सिद्धिया, सम्राट अशोक, कथा एक कंस की इतिहास चक्र, ये सारी दया प्रकाश सिन्हा की बुक है। तो आंसर हमने ले लिया, आई थिंक दया प्रकाश सिन्हा लिटरेचर और थिएटर से संबंधित। किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। पद्मश्री कब दिया गया था? पद्मश्री दिया गया है 2020 में। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारा 11 नवंबर के सभी करंट अफेयर। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। एक और व्यक्ति का भी निधन हुआ है, इनको भी देख लो। ये है जोरावर सिंह जाधव, 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। गुजरात के लोक गीतकार, इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, यहां पर नोट में मैंने आपको बता दिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि पद्मश्री मिला हुआ है तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। कहां से आते हैं? गुजरात से, लोक गीतकार, तो जोरावर सिंह जाधव। ओके, तो 11 नवंबर के करंट अफेयर हो जाते हैं। लास्ट डे के करंट अफेयर को अब हम कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, भारत की वह एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है जिसे IUCN ने गुड रेटिंग दी है? तो अभी हमने इसकी बात की थी, यह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। भारत का 51वां ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल VS बने हैं, तमिलनाडु से आते हैं। हाल ही में नोबेल विनर जेम्स वॉटसन का निधन हो गया। इन्हें किस खोज के लिए जाना जाता है, या इन्होंने किसकी खोज की थी? DNA स्ट्रक्चर की इन्होंने खोज की थी। दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, किसके द्वारा किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, यह किया जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। पहला फीफा पीस प्राइज कब दिया जाएगा? यह 5 दिसंबर 2025 को दिया जाएगा। स्पेस AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। स्कूल वेब ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? स्कूल वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है भारत के दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस कब मनाया जाता है?
यह 9 से लेकर 15 नवंबर तक मनाया जाता है। भारत और यूनेस्को ने मिलकर किस देश के लिए TVET इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है साउथ सुडान के लिए। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज कर लिए हमने। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। महिला ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 के विनर कौन है? तो ये कौन थी? अर्जेंटीना। विमेन ब्लाइंड फुटबॉल वर्ल्ड कप 2025 इस बार भारत में आयोजित किया गया है। विनर थी अर्जेंटीना। ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहली आसियान समिट का आयोजन कहां किया गया था? यह इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की गई थी। मिल गया आंसर क्वेश्चन ऑफ द डे आज के। पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? कौन से सेक्टर में रेड कॉलर जॉब्स शामिल होती है? और महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।